हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और आज मैं आपको मिस्टर एमएस लेकर आया हूँ। आपका चैप्टर 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के घर के बाद सीड ड्रिल आया, उसमें तुम इसमें बीज डालते जाओ और वो बीज अपनी अपनी जगह पर पहुंचता जाएगा। तो ये सीड ड्रिल था। तो सीड ड्रिल आज के दौर में मतलब कि काफ़ी फेमस है, क्योंकि इससे जो सीड है वो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पर हर जगह बराबर बराबर पहुंच जाता है। और इससे हमारे जो प्लांट है, जो बीज है, उसको एक्स्ट्रा मतलब कि न्यूट्रिशन एक ही जगह पर। भाई आप ही सोचो, यदि आप एक ही थाली पर 6 जने लग जाओ और एक ही थाली पर एक जना लगो खाने में, तो आपको ज़्यादा मिलेगा ना एक जने वाले को। तो इसी तरीके से ये होता है कि वहाँ पर मतलब कि हमें, यदि हम एक ही जगह पर बीज ज़्यादा ना गिरे, इसलिए सीड ड्रिल हमारा बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। और उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं, भाई वो कह रहा है कि एक नर्सरी है इसके पास, इसके स्कूल के पास। उसने उसमें देखा था कि छोटे छोटे प्लांट हैं, उन्हें अलग अलग बैग में मतलब कि एक अलग अलग बैग में लगाया गया था। मतलब कि जो बैग्स हैं, मतलब कि आपने देखा होगा नर्सरी में छोटे छोटे पॉलीथीन्स में पेड़ लगाए जाते हैं और उनको बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं अलग जगह पर जाकर उनको लगवा लिया जाता है। ठीक है, तो यही बात पहली इसका जवाब दे रही है। भाई उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, इस डिस्टेंस के लिए ही उसको मतलब कि प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं और ये प्लांट्स हमारे अलाउ करे जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए, सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिशन वगैरह, वाटर और ये सब फ्रॉम द सॉइल। तो ऑल टाइम भाई कुछ हमें सारा का सारा जो ओवर क्राउडिंग ना हो, एक ही जगह भीड़ ना हो, इसके लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम उसमें एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, हम उसमें फर्टिलाइजर या मैन्यूर लगाते हैं, खाद वगैरह लगाने के लिए हम जो उसमें जो प्लांट्स हैं उसमें न्यूट्रिशन की जो ग्रोथ के लिए उसको मतलब कि फर्टिलाइजर ज़रूरी है, मैन्यूर ज़रूरी है। तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर में अंतर होता है। मैन्यूर जो हमारी होती है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो सड़ी गली चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर आपका एक बाजार में बिकने वाला एक केमिकल से बना हुआ खाद होता है। ठीक है ना, ये केमिकल होता है जो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और जो कभी कभी हमारे जो प्लांट्स वगैरह मतलब कि प्लांट्स के लिए भी क्या, मिट्टी के लिए और जानवरों के लिए भी खतरनाक होता है इसका। ठीक है ना, एग्जाम्पल कुछ फर्टिलाइजर के हैं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है और सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो फर्टिलाइजर जो है फार्मर को मतलब हेल्प करता है जल्दी बढ़ाने के लिए फसल के लिए, जैसे कि वीट है, गेहूँ है, पैडी है, मेज है। ठीक है ना, लेकिन इसका ज़्यादा तुम इस्तेमाल कर दोगे तो उससे मिट्टी जो है उसकी वो इनफर्टाइल भी हो जाती है। ठीक है ना, उसकी फर्टिलिटी हो जाती है। तो इसलिए हमें अंडर कंट्रोल में ही डालना चाहिए, मेंटेन फर्टिलाइजर ही हमें डालना चाहिए। ठीक है ना, और इसी तरीके से फिर हमें बाद में उसका जो ये मैन्यूर है, जो खाद होता है, उससे जो मिट्टी का टेक्सचर है वो बढ़िया हो जाता है और मतलब कि उसका इस्तेमाल मतलब कि फिर हम उसमें अच्छा हमारा जो पेड़ है वो उग सकता है। जो दूसरा मेथड है सॉइल मतलब कि उसमें क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी आप उसको मतलब कि उसको रिप्लेस कर सकते हो। मतलब उसको एक प्रकार से मान लीजिए आप मतलब कि उसको न्यूट्रिशन दे सकते हो मिट्टी को। ठीक है ना, ये हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग तरीके की अलग अलग समय में फसल उगाते हैं। कोई फसल ऐसी होती है जो मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होती है और वो उसको और मैन्यूर देती है, तो हम उनको उगा सकते हैं। जैसे कि आसाम वगैरह में मतलब या फिर अर्लियर जो फार्मर होते थे नॉर्थन इंडिया में यूज, वो क्या है, लिग्यूम्स उगाते थे या फिर चारा उगा देते थे। तो इससे क्या होता था कि मिट्टी को थोड़ा आराम मिल जाता था और इसे मतलब कि कुछ फर्टिलाइजर मिल जाता था। ठीक है ना, इससे मिट्टी हमारी बढ़िया हो जाती थी। नाइट्रोजन फार्मर, ठीक है ना, इस चीज़ को मतलब कि अपनाते थे और आज भी कुछ लोग अपनाते हैं। हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। वो प्रेजेंट होता है जो हमारे लिग्यूम्स प्लांट होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में। वो ठीक है ना, वो भी हमारी नाइट्रोजन के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ देख लीजिए, आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बीच में अंतर। तो आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड होते हैं, आदमी मतलब कि इंसान के द्वारा बनाया जाता है, और मैन्यूर जो है वो सब्सटेंस होता है जो सड़ी गली चीज़ों से हमें मिलता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है और ये किसी खेत में बनता है मैन्यूर। और फर्टिलाइजर हमारे मतलब कि जो मिट्टी को ह्यूमस देता है और प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर ये मतलब ह्यूमस नहीं देता है, सॉरी, और ये ह्यूमस मतलब कि उसको एक प्रकार से वो ह्यूमस देता है। और उसके बाद जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, मतलब रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम।
और ये मैन्यूर जो है इसमें कुछ ही मतलब कि लेस रिच होता है, इसमें प्लांट न्यूट्रिशन कम होते हैं थोड़े। अब मैन्यूर का एडवांटेज क्या है, तो मैन्यूर जो हमारा है वो जो खाद है वो हमारी क्या है कि एक भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। यदि आप मैन्यूर लगाते हैं तो आप उसको पानी जो है ना उसमें ज़्यादा देर तक आपके खेत में रह सकता है। ये मिट्टी को पोरवस बनाता है, मतलब थोड़ा भुरभुरा बनाता है। और ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बहुत सारे इसमें जो केंचुए, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे वो उसमें आ जाते हैं जो फसल को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इससे मिट्टी का टेक्सचर जो बनावट है वो भी अच्छी होती है। उसका प्रोसेस होता है इरिगेशन, मतलब पानी लगाना। भाई प्लांट को हमें प्रॉपर उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। और जो रूट होती है वहाँ पर हम पानी लगाते हैं। उसके साथ हम कुछ मिनरल्स भी डाल देते हैं, फर्टिलाइजर भी डाल देते हैं, जिससे वो पानी के द्वारा एब्जॉर्ब होके वो मतलब कि पेड़ को चला जाए। तो प्लांट्स को लगभग उसके हिस्से में 90% वाटर होता है, वो मतलब कि जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। यदि पानी नहीं होगा तो जर्मिनेशन आपका होगा ही नहीं। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व द वाटर टू ट्रांसपोर्ट द ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि उससे आगे मतलब कि उससे पहुंचा दिए जाते हैं। और इस तरीके से जो है हमारा जो वाटर है वो फसल को प्रोटेक्ट भी करता है एक प्रकार से। जो कोहरा होता है, जो पाला पड़ता है, उससे यदि पानी आप लगा दोगे तो वो फसल मरती नहीं है, ठीक है ना। मेंटेन मॉइस्चर बना के रखता है वो उसमें। और इस तरीके से जो इसी प्रोसेस को जो कहते हैं हम पानी लगाने के प्रोसेस को, इसको इरीगेशन कहते हैं। जो टाइम है वो फ्रिक्वेंसी जो इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग के लिए अलग अलग मतलब कि पानी लगाने की ज़रूरत होती है अलग अलग तरीके की फसल के लिए, ठीक है। अब ये क्या है कि भाई इसमें जो बूजो ये कह रहा है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। अब इस बार ये मतलब कि बहुत केयरफुल रहेगा, सावधान रहेगा पानी लगाने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप, ये इसका जो पौधा था वो पिछले साल मर गया था। अब देखिए हमारा जो सोर्स ऑफ इरीगेशन जो हम पानी है वो हम कई तरीके से लगा सकते हैं। तो हम लोग जगह हमारे पास कुएं भी हो सकते हैं, ट्यूबवेल भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, और लेक्स भी हो सकती हैं, रिवर भी हो सकती हैं, डैम्स भी हो सकते हैं, और कैनल्स भी हो सकती हैं, नहरें भी हो सकती हैं। तो हम लोग बात करते हैं पुराने जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, उसमें आपका एक मोट का इस्तेमाल होता था। तो उसमें कुआं होता था उसमें, और उसमें से बाल्टी भर के पानी उठाना पड़ता था और उसको फिर आप लोग उसमें गिरते थे नीचे को, तो वो मोट कहलाता था, ठीक है ना। या फिर एक कैटल से भी और ह्यूमन बीइंग से भी उसमें फार्मिंग के भी मतलब मेथड था। इसमें क्या है, मोट एक पुली सिस्टम था, चेन पंप एक, फिर चेन पंप है, ठीक है ना। चेन पंप भी था एक, इसे चेन पंप है। इसमें एक चेन खिंचती रहती है और लगातार नीचे से पानी आके ऊपर को इसमें गिरता रहता है। और एक ये ढेकली है, ये ढेकली होती थी, इसको नीचे खींचोगे तो ये पानी नीचे से लाएगा और ऊपर को लाके फिर इसको इधर पलट देंगे। ये रहट होता था, रहट का इस्तेमाल, ये इसका जानवर चारों साइड घूमता था और उधर पानी जो है वो उसमें से निकलता था कुएं में से, और वो वहाँ पानी लगाते रहते थे। अब इसके बाद कह रहा है मॉडर्न मेथड, आज के दौर में मेथड हमारे थोड़े अलग हो चुके हैं। एक स्प्रिंकल सिस्टम आता है, ये सिस्टम हमारा बहुत यूज़फुल होता है जहाँ पे हमारी मिट्टी ऊंची मतलब कि ज़मीन ऊंची नीची होती है, तो वहाँ पर ये स्प्रिंकल्स लगाए जाते हैं। परपेंडिकुलर पाइप होते हैं जिनमें रोटिंग नोजल होते हैं, रोटेटिंग नोजल, और वो क्या है उसमें से फुवारा निकलता है और फुवारे से वो लोग वहाँ पर पानी लगा देते हैं, ठीक है ना। पाइपलिंग और इरेगुलर जो हमारी ज़मीन होती है वहाँ पर लगाया जाता है। एक इसके अलावा एक ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम में जो पानी मतलब खेत में पाइपलाइन बिछा दी जाती है और वहाँ से एक एक बूंद बूंद करके वहाँ पानी निकलता होता है और पानी डायरेक्ट जड़ के पास पहुँचता है, ठीक है ना, डायरेक्टली टू द रूट, और इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इसी को हम ड्रिप कहते हैं, ठीक है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पानी जाता है। और जैसे पेड़ जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं, जो फलों वाले प्लांट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जो गार्डन और ट्रीज़ वगैरह में वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इससे बड़ी हमारी जो ज़रूरत होती है वो होती है भाई फसल हमने उगा दी है, उसको बचाना किस तरीके से है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, जो हमारा वीड्स है उससे हमें इनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो भाई बूचो और पहले ये कह रहा है कि भाई हैव यू अदर प्लांट्स बीइंग प्लांटेड पर्पजली, क्या कभी कभी हमें उनके दूसरे प्लांटों को भी हम उगाया जाता है उनकी रक्षा करने के लिए। तो भाई बूचो और पहले में इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि भाई कभी कभी क्या होती है कि उसमें घास हो जाती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो हमें घास, आपने देखा होगा जैसे ही आपने ईख वगैरह बोई होगी तो उसमें नीचे घास हो जाती है, उस घास को भी निकालना होता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन मिट्टी से वो भी ले रहे होते हैं और उस पेड़ का हमें कोई इस्तेमाल नहीं होता है, घास का हमें कोई इस्तेमाल नहीं है, और वो न्यूट्रिशन मिट्टी से ले रहे हैं जो कि हमारा ज़रूरत था उस पेड़ के लिए जो हमने बोया है।
तो इसलिए हमें इसको निकालना होता है। और इसी प्रोसेस को जो इसको हम निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम बहुत सारे, अभी हमने पीछे बताया था, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारी चीज़ें। हो का इस्तेमाल पीछे वीड्स को निकालने के लिए किया गया था अभी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको, वीड्स को मिट्टी से बाहर निकालने का, इसको विडीसाइड्स कहते हैं, मतलब कि विडीसाइड्स कहते हैं, ठीक है ना। यूजिंग जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना, ब्रीडिंग प्रोसेस होता है उसको निकालने का। और कभी कभी हम लोग क्या है कि हाथ से नहीं निकाल पाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और केमिकल्स के द्वारा जब हम उससे वो घास हटा देते हैं तो उसको, वो जो केमिकल होते हैं उन्हें हम विडीसाइड्स कहते हैं, ठीक है भाई। अब ये हम ऑलरेडी मेंशन है, विडीसाइड हम स्प्रे करके करते हैं, हम स्प्रे मारते हैं उस पर, तो वो विडीसाइड हमारे मर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये मार रहा है, ठीक है ना, स्प्रे से कर रहा है। अब इसके बाद आता है हम लोग, जो इसमें कीड़ा वगैरह भी लग जाता है कभी कभी, ठीक है ना। कीड़े के बारे में इसमें बताया नहीं गया, पता नहीं हमने देखा नहीं होगा, देखो। तो उसमें क्या है कि कभी कभी कीड़ा भी लग जाता है, तो कीड़े को हटाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स, मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम स्प्रे करते हैं। और वो केमिकल्स जब उसको हटा देता है, मतलब कि कीड़े वगैरह को, तो उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं, जो हमारे उसको हटा देता है। और उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग, उसको हमें काटना होता है फसल को। तो हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको कटिंग करना, तो कटिंग करना ही वो हार्वेस्टिंग कहलाया जाता है। हार्वेस्टिंग क्रॉप और पुलिंग आउट और कट क्लोज, मतलब कि ग्राउंड से बिल्कुल मिला के काटा जाता है वो जो भी हमारी फसल होती है। और फिर उसको हम मैनुअली भी काट सकते हैं, बहुत सारे अब मशीन का भी इस्तेमाल होता है, हार्वेस्टर वगैरह, जिनसे हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसके अब जो प्रोसेस है कि इसमें जो इसको सेपरेट करना, अभी हम जो वहाँ से फसल लेकर आए, तो उससे अभी जो दाना है, वो जो भी उसके अंदर है, मक्का है, गेहूँ है, चावल है, वो भी निकला नहीं है। उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रेसिंग कहलाया जाता है, जो कैरीड आउट जो भी एक प्रोसेस होता है, मशीनों के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। तो द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द काफ, जो उसका काफ होता है उससे हमें उसको निकालना होता है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। लेकिन जो थ्रेसिंग है भाई विद द हेल्प ऑफ मशीन और कंबाइन के द्वारा की जाती है, हार्वेस्टर के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो क्या है, उसे मतलब कि स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेट द ग्रेन बाई काफ बाई विनोइंग, वो विनोइंग प्रोसेस के द्वारा भी कर लेते हैं। मतलब ब्रोइंग प्रोसेस होता है, उसे मतलब कि हम मैनुअली करते हैं, मशीन का इस्तेमाल हम उसमें नहीं करते, तो वो वाला प्रोसेस हमारा। इसके बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको स्टोरेज करना। जो भी हमने चीज़ हमने उगाई है, जो भी हमने फसल ली है, उसको स्टोरेज करके रखना होता है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि हमें, क्योंकि अगले ही सीजन में हमें वो फसल मिलेगी, तो इसलिए 1 साल तक हमें उसको बचा के रखना है। क्योंकि उसको बचाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारे जिस भी हम बर्तन में उसको हम रख रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए, और उसे कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उसमें दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि वो मतलब कि बेकार ना हो और हमारे पूरी साल अगली साल के लिए उसका बीज सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टोरेज का प्रोसेस होता है। और स्टोरेज के लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत करती है या फिर आपके लिए सहयोग करती है। उसमें बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाई जाती हैं। ग्रेनरीज वो जगह होती है जहाँ पर ये सबको अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ पे कीड़ा वगैरह ये सब नहीं लग सकता है उसमें, ठीक है ना। ग्रेन्स लाइक डॉन जो हमारे होते हैं शिलॉस, ठीक है ना, उन्हें ग्रेनरीज कहते हैं। और पेस्ट और रैट वगैरह ये इंसेक्ट, इन सबसे बचाने के लिए हमारे दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है कि भाई ड्राइड नीम की पत्तियां भी उसमें मिला दी जाती हैं स्टोरेज सिस्टम में, जिससे कि उसमें कोई छोटा मतलब कि कीड़ा ना लगे, सुरैरी वगैरह होते हैं वो उसमें लग जाते हैं, तो वो उसमें ना लगे। अब इसके बाद अब देखिए, कई बार हमारा जो खाना है वो हमें जानवर से भी मिलता है, तो हम क्या है फिर जानवरों को पालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मुर्गों को पाला जाता है, मछलियों को पाला जाता है, ठीक है ना, खाने के लिए। तो ये जो हमारे एक भाई हमें देखना चाहिए, जो प्लांट्स एनिमल्स जो हमें खाना देते हैं, तो इनको हमें पालना जो है, जो इनको हम पालते हैं, इनको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है ना। इनका जो पालन होता है उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो मुर्गियों को पालना आता है वो पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, ठीक है ना। और जो मछलियों को पालना फिशरी कहलाया जाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, और इसके बारे में आप डीपली एनिमल हस्बेंड्री के बारे में किसी प्राइवेट बुक में आप देख सकते हैं, वहाँ आपको और डीप में मिल सकता है। एनसीईआरटी में इतना ही है। तो दीजिए मुझे इजाज़त मिस्टर एमएस को, और आपको यदि चैप्टर पसंद आया हो, समझ में आया हो, लाइक कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि नहीं समझ में आया हो। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, और उसे और सुधार कर आपके लिए लेकर आएंगे और इम्प्रूव हम जितना भी चैप्टर है, ठीक है। तो थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा।
और मिलते हैं बाकी अगले नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।